नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो कि प्राचीन काल से ही अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसने बहुत से देशों की आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक दशाओं को भी प्रभावित किया है। आज हम रेशम की और रेशम मार्ग अर्थात सिल्क रूट की बात करेंगे। रेशम का महत्व प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। रेशम उच्च और संपन्न लोगों की जीवन शैली का प्रतीक रहा था और शायद आज भी है। रेशम अपने अनुपम गुणों के कारण बहुत विकसित और प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान युग में भी रेशम को पसंद और प्रयोग किया जाता है। सदियों से कवियों, शायरों और गीतकारों ने इसका प्रयोग उपमा स्वरूप भी किया है। आप भी हिंदी सिनेमा के इन मशहूर गीतों से तो अवश्य परिचित होंगे, जैसे रेशम सी हैं ये हवाएं सनम और ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें। ना जाने ऐसे ही कितने उदाहरण जो हमें रेशम की खूबियों को बयां करते हैं उपमा स्वरूप आज मिलते हैं। क्या आपको पता है कि प्राचीन काल में रेशम का प्रयोग मुद्रा के रूप में भी किया जाता था और साथ ही सोने चांदी के स्थान पर विनिमय का साधन भी रहा है। मैं जिस रेशम का गुणगान आज आपके सामने कर रहा हूँ, क्या आप इसके इतिहास से परिचित हैं? क्या आप जानते हैं कि रेशम की खोज कब, कैसे और कहाँ हुई? यह किस तरह से एक स्थान से पूरे विश्व में फैलकर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक वस्तु बनी? आइए आज इन सब प्रश्नों की जानकारी आज हम आपको संक्षेप में देते हैं। एक पुरानी चीनी दंत कथा के अनुसार प्राचीन चीन में रेशम की खोज हुई थी और वह भी अनजाने में और अचानक से। हुआ यूं कि लगभग 2696 ईस्वी पूर्व में, यानी कि आज से तकरीबन 4700 वर्ष पहले, एक चीनी सम्राट हुआंग ती, जिसे पीला बादशाह भी कहा जाता था, की रानी ली जू एक दिन जब शहतूत के पेड़ के नीचे बैठी चाय पी रही थी तो उसकी गर्म चाय के प्याले में एक कोकून अचानक से आकर गिरा। रानी ने देखा कि गर्म चाय में पड़ते ही उस कोकून से महीन धागों का एक जाल निकलने लगा। यह देखकर रानी बड़ी हैरान हुई। उसने जब उस जाल को छुआ तो उसे बहुत ही महीन और मुलायम महसूस हुआ। उस धागे की इस खासियत को देखकर उसके दिमाग में उस धागे से नरम कपड़े बनाने का ख्याल आया और इस तरह से अनजाने में ही इस नायाब चीज रेशम की खोज हुई। उसने शाही बागानों में ही उस रेशम के कीड़ों को पालकर उससे कोकून के जरिए उसे गर्म पानी में उबालकर खास विधि द्वारा इस नरम मुलायम रेशम को निकलवाकर कपड़े आदि बनवाने का कार्य प्रारंभ करवाया। आगे चलकर इसकी खूबियों के कारण चीनी राजा ने इसका और बड़ी मात्रा में उत्पादन करवाकर उसे अन्य देशों में व्यापार करना शुरू कर दिया। रेशम को और भी देशों में पसंद किया जाने लगा और इस तरह से चीन ने रेशम के व्यापार के द्वारा खूब धन कमाया। चीन ने रेशम के उत्पादन के तरीके को सबसे छुपा कर रखा और केवल शाही बागानों में ही इसका उत्पादन बनाए रखा। किसी भी तरह से रेशम के उत्पादन के तरीके को किसी पर श्रमिकों द्वारा जाहिर करने पर उसे मौत की सजा दिए जाने का हुक्म दिया था। इस प्रकार से चीन ने लगभग 3000 वर्षों तक इस रेशम के रहस्य को अपने तक ही सीमित रखा और चीन ने रेशम व्यापार पर अपना एकल आधिपत्य बनाए रखा। इसी रेशम व्यापार ने उसे अपूर्व धन समृद्धि का मालिक बना दिया। क्या आपको पता है कि रेशम की मादा कीट एक बार में शहतूत की पत्तियों पर लगभग 300 से 400 अंडे देती है। हर एक अंडे से 10 दिन में एक नन्हा कैटरपिलर निकलता है और यह शहतूत की पत्तियों को खाकर जल्द ही बड़ा हो जाता है। 30 से 40 दिन में पहले यह लंबा और फिर मोटा हो जाता है। यह लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, यानी यह हमारे हाथ की एक उंगली जितना बड़ा होता है। इसके बाद 3 दिन तक यह अपनी लार से अपने चारों तरफ एक ही लंबे धागे का खोल बनाता है, जो कोया या कोकून कहलाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके बनाए इस कोकून के लच्छे से 1 किलोमीटर तक लंबा धागा निकलता है। इस कोकून को गर्म पानी में डालकर विशेष विधि द्वारा रेशम को तैयार किया जाता है ना साथियों, ये रोचक और हैरान करने वाली बात। इस रेशम का प्रयोग शुरू में केवल राज परिवार के व्यक्ति ही करते थे और अन्य लोगों को इसका प्रयोग करना वर्जित था, किंतु बाद में धनी और संपन्न वर्ग ने भी इसका प्रयोग करना आरंभ कर दिया। चीन से यह रेशम जिन अन्य देशों को भेजा जाता था, उस मार्ग का नाम इसी रेशम के ऊपर रखा गया, जो कि रेशम मार्ग कहलाया। यह मार्ग चीन को पश्चिम के एशियाई भूभागों और रोम साम्राज्य से जोड़ता था। रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल से ही ऐतिहासिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक मार्गों का समूह था, जिससे एशिया, यूरोप और अफ्रीका आदि जुड़े थे। इस मार्ग की लंबाई 6500 किलोमीटर के करीब थी। यह मार्ग इतना लंबा था कि शायद बहुत कम व्यापारी इसका पूरा रास्ता तय कर पाए होंगे। ज्यादातर एक शहर से दूसरे शहर सामान अन्य व्यापारियों तक पहुंचा देते थे और इस प्रकार
एक हाथ से दूसरे हाथ तक यह सामान हजारों मील दूर का सफर तय करता था। इसी मार्ग के जरिए से मध्य एशिया, यूरोप, भारत और ईरान से चीन का व्यापार हान राजवंश से पहुंचना शुरू हुआ। चीन, भारत, मिस्र, ईरान, अरब और प्राचीन रोम की सभ्यताओं के विकास पर इस रेशम मार्ग का गहरा प्रभाव पड़ा था। इसी मार्ग से न केवल व्यापार अपितु धर्म, संस्कृति, भाषाएं, विचारधाराएं, भिक्षु, तीर्थयात्री, घुमंतू जातियां और बीमारियां आदि भी फैली। चीन मुख्य रूप से रेशम, चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन यहाँ से अन्य देशों को भेजता था। भारत से मसाले, हाथी दांत, कपड़े, काली मिर्च और कीमती पत्थर जाते थे। रोम से सोना चांदी, शीशे की वस्तुएं, शराब, कालीन और गहने आदि का व्यापार होता था। यह रेशम का मार्ग मुख्यतः दो भागों में बटा था, उत्तरी मार्ग और दक्षिणी मार्ग। रेशम मार्ग का मुख्य भाग उत्तरी मार्ग था, जो चीन से होकर पश्चिम की ओर पहले मध्य एशिया और फिर यूरोप में जाता था और जिससे एक शाखा भारत की ओर निकल जाती थी। भारत का इस रेशम मार्ग पर महत्वपूर्ण योगदान था। भारत और चीन के बीच मध्य एशिया संपर्क का काम करता था। उत्तर पश्चिम के व्यापारी अधिकतर इन्हीं क्षेत्रों से व्यापार करते थे और पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत के सौदागर दक्षिणी अरब सागर, लाल सागर और सिकंदरिया में अपने अड्डे जमाए रहते थे, जहां से बड़े पैमाने पर रोम व्यापार का संचालन किया जाता था। भारत का रेशम मार्ग निम्न प्रकार से था। यह कश्मीर से बामियान, हिंदू कुश पर्वत, बल्ख, पामीर से होता हुआ काशगर पहुंचता था। काशगर को जेड पॉइंट या जेड गेट भी कहते थे। यह व्यापारियों के ठहरने का एक महत्वपूर्ण स्थान भी था। यहाँ से यह मार्ग दो भागों में बढ़ जाता था, उत्तरी मार्ग और दक्षिणी मार्ग। भारत चीन के रेशम के निर्यात के बदले रोमन साम्राज्य से पुखराज, महीन वस्त्र, लिनेन, अंजन, कच्चा शीशा, तांबा, टिन, लेड, शराब, हड़ताल और गेहूं आदि का आयात करता था। रोम भारत को बड़ी भारी मात्रा में सोने चांदी के सिक्के भी देता था। उत्तरी मार्ग कूचा, तुर्फान से होता हुआ तक्ल मकान रेगिस्तान पहुंचता था और दक्षिणी मार्ग यारकन, खोतान होते हुए तक्ल मकान रेगिस्तान पहुंचता था। उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही मार्ग तक्ल मकान रेगिस्तान पर मिलते थे। यही इनका मीटिंग पॉइंट होता था। तक्ल मकान रेगिस्तान से आगे तारिम नदी के एक छोर से तंगहंग केव होते हुए एक मार्ग प्राचीन उत्तरी चीन की राजधानी चांगान पहुंचता था। इसे छांगन भी कहते थे और दूसरे छोर का मार्ग दक्षिणी चीन पहुंचता था। इस प्रकार से भारत और चीन के मध्य यह रेशम मार्ग की एक जमीनी शाखा थी। भारत और चीन के मध्य एक समुद्री मार्ग भी था, जहां से रेशम व्यापार होता था। बंगाल की खाड़ी कावरीपट्टनम से, गंगा नदी ताम्रलिप्ति से, भारू कच्चा से जावा और मलाय पेनिसुला टोंकिन से दक्षिणी चीन पहुंचता था। इस प्रकार से यह रेशम मार्ग भारत और चीन के मध्य स्थित था, जिसने दोनों देशों के बीच अनगिनत पहलुओं के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यह था रेशम और रेशम मार्ग का संक्षिप्त विवरण। आशा करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा और इससे आपको रेशम के महत्व के बारे में और रेशम मार्ग की उपयोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।